अखिलेश जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं अहम में नहीं कह रहा हूँ, वो इटावा सफाई भूल जाएं, कंपेयरगंज 320 में आ जाएं, पर्चा भर करके चुनाव लड़ लें। चुनौती दे रहे हैं अखिलेश ना, मैं दे रहा हूँ, आ करके पर्चा भर के चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा कितनी सीटें उनकी आनी है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। वन मंत्री से इसलिए याद आया, राधा मोहन दास अग्रवाल ने आप पर आरोप लगाया था कि जब आप वन मंत्री थे उस समय 400 करोड़ का घोटाला हुआ था। राधा मोहन जी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके बारे में ज़्यादा कहने का कोई मतलब नहीं है, और बहुत जूनियर आदमी है और अभी राजनीति उनको सीखने में समय लगेगा। आरोप लगाते हैं, जो आपके खिलाफ बोलेगा, मतलब फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, उसके मकान पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं। मैं विरोधी ने नहीं कहा, समाजवादी पार्टी के एक मौर्य जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं पिछड़ा मोर्चा के, उन्होंने गांव सभा में अवैध कब्जा कर रखा था। सच्चाई आपको नहीं बताई उन लोगों ने। आप इसका जा कर के जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील में पता कर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा करने में माहिर हैं। ये अपराधी तत्व के लोग ही समाजवादी पार्टी में मिलेंगे, और जब अपराध करेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। ये अपराधी भू माफिया जितने हैं परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, बेचैन हैं कि क्या ऐसा कर दें कि हम सत्ता में आ जाएं। सर, मुकदमा वाली बात, मतलब आपके खिलाफ मुकदमा हमारे द्वारा कोई नहीं कराया गया। घाट पर लोगों ने कहा ना, पहले से देख रहा हूँ जितने माफिया हैं, मैं जहाँ देख रहा हूँ सब टोपी लगा करके पुलिस से बचने के लिए लाल टोपी लगा ले रहे हैं, थाने में जाके टहल रहे हैं। तो ये सब पार्टी की भी वो छवि अपने ख़राब कर रहे हैं, और अपनी तो खैर उनकी ख़राब है ही है, पहले से आपराधिक इतिहास है। मैं दावे से आज चैलेंज कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड निकालिए, थोड़ा इस पर अध्ययन करिए कि जितने ये लाल टोपी लगाने वाले हैं 98.9% इसमें अपराधी कहीं ना कहीं थाने के हिस्ट्री सीटर होंगे, या लकड़ी काटते होंगे, या किसी से अपराध में सम्मिलित होंगे। उससे बचने के लिए ये लोग लाल टोपी पहन करके सोच रहे हैं कि भविष्य में शायद कहीं हमारी तुक्का लग जाए। राजनीति में जो कहते हैं जुए का खेल है, हमारा जुआ कहीं ठीक। लाल टोपी वाले संजय निषाद तो आपके साथ है। वो लाल नहीं है, वो मरून टोपी है। अच्छा। हाँ, आप लोग अंतर कर दिए। मैं बता। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं कैंपेयरगंज के विधायक पूर्व मंत्री फतेह बहादुर जी। फतेह बहादुर जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 6 बार से आप विधायक हैं, फिर 2022 का चुनाव सामने है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा जो विकास हमने किया है पिछले अपने कार्यकाल में, बड़े पैमाने पर विकास कार्य सरकार के द्वारा हमारे द्वारा हुए हैं, और जो भी सरकार कार्य करती है उसका रिज़ल्ट विधानसभाओं में दिखता है। बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं, स्टेडियम से लेकर के और नए नए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, तमाम विकास के कार्य। एक 10 मिनट के इस इंटरव्यू में हमें नहीं बता पाऊंगा, लंबे हैं। 5 ही बता दीजिए ना। लगभग 1300 करोड़ की सड़कें हैं, और ये पहला विधानसभा बड़े पैमाने पर ऐसा है जो कालेसर से और जंगल कौड़िया को जो जोड़ता है नेशनल हाईवे से। ये विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से ग्रामीण स्टेडियम हम लोग देख रहे हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल बच्चे ला रहे हैं। क्यों ना विधानसभा कंपेयरगंज के बच्चे प्रशिक्षित होकर के और भारत में अपना नाम करें, इसलिए हमने स्टेडियम की भी स्थापना यहाँ करा दी। अवैधनाथ जी डिग्री कॉलेज, महंत अवैधनाथ जी के नाम से डिग्री कॉलेज हो गया, वीर बहादुर सिंह इंटर कॉलेज हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर इंटर कॉलेज हो गया। इसी कार्यकाल का है, मैं पिछला तो कोई गिनती नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान 4 साल की गिनती बता रहा हूँ। बड़े पैमाने पर सड़कों का चौड़ीकरण, जो सड़कें 3 मीटर की थीं वो 7 मीटर की हो गई हैं। विधानसभा में बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है, और जिस प्रकार से जो दायित्व विधानसभा का है, बहुत कम लोग जानते हैं कि गांव का विकास ग्राम सभा के माध्यम से, ब्लॉक का विकास ब्लॉक के माध्यम से, क्षेत्र का विकास वहाँ के विधानसभा सदस्य और लोकसभा के जो सांसद हैं उनका भी उसमें श्रेय होता है। इसमें सभी विकास में जिम्मेदार होते हैं। फिर भी गांव, ब्लॉक और विधानसभा में जो लगभग ज़्यादातर कार्य मेरे द्वारा कराए गए, जिसका मैंने आपको मोटा मोटा एक उदाहरण दिया है। बड़े पैमाने पर जब मैं वन मंत्री रहा और मंत्रिमंडल के कई विभागों में पहले रहा, तो जितने ये सफाई कर्मी भर्ती हुए हैं विधानसभा में, 200 से अधिक हैं, वो सारी नियुक्ति मेरे द्वारा की गई। मंत्री से एक चीज़ याद आया, पिछली बार पिछले साल जो है
आप लोगों में एक सड़क को लेकर, एक इंजीनियर को लेकर आप विधायकों में बहुत कहा सुनी हुई थी। वन मंत्री से इसलिए याद है, राधा मोहन दास अग्रवाल ने आप पर आरोप लगाया था कि जब आप वन मंत्री थे उस समय 400 करोड़ का घोटाला हुआ था। राधा मोहन जी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके बारे में ज़्यादा कहने का कोई मतलब नहीं है और बहुत जूनियर आदमी है और अभी राजनीति उनको सीखने में समय लगेगा, क्योंकि कभी किसी दायित्व पर, महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे नहीं है, शासन प्रशासन में जानेंगे क्या। लेकिन हाँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि अगर कोई बात उनके द्वारा कही गई है तो वो अपने स्वार्थ में कही गई होगी। उन्होंने कहा कि घोटाला खोल दूंगा। हाँ, तो कहाँ परत खोल दूंगा। 30 साल हो गए, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं आई। कहीं आप बता दें कोई जांच कहीं लंबित हो किसी स्तर पे। या और आरोप आपके ऊपर लगता है, आपके विरोधी आरोप लगाते हैं, जो आपके खिलाफ बोलेगा, मतलब फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, उसके मकान पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं। मैं विरोधी ने नहीं कहा, समाजवादी पार्टी के एक मौर्य जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं पिछड़ा मोर्चा के, उन्होंने गांव सभा में अवैध कब्जा कर रखा था। सच्चाई आपको नहीं बताई उन लोगों ने। आप इसका जा कर के जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील में पता कर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा करने में माहिर हैं। ये अपराधी तत्व के लोग ही समाजवादी पार्टी में मिलेंगे और जब अपराध करेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। ये अपराधी भू माफिया जितने हैं परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, बेचैन हैं कि क्या ऐसा कर दें कि हम सत्ता में आ जाएं। सर, मुकदमा वाली बात, मतलब आपके खिलाफ मुकदमा हमारे द्वारा कोई नहीं कराया गया। घाट पर लोगों ने कहा, ना पहले सुन लीजिए, मुकदमा मेरे द्वारा कहीं एक साबित कर दीजिए, कहीं मैंने लिखाया हो। आप किसी को मारेंगे, डंडे से मारेंगे, वो खून लहूलुहान हो जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उस पर पुलिस और अधिकारी काम करेंगे कि फतेह बहादुर सिंह के कहने से मुकदमा लिख जाएगा। मुकदमे का आधार होना चाहिए, तथ्यहीन मुकदमा कितनी देर रुकेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग भयभीत हो गए। ये सरकार बहुमत से आ रही और समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मैं किसी के खिलाफ कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। मेरा स्वभाव है राजनीति में प्रयास ये करे कि अपने कार्य को करता जाए और पिछले बातों को न करे। तो आपने चूँकि पूछा तो मैंने बोल दिया, ये जो असामाजिक तत्व हैं ये घूम फिर के उस दल में कहीं शामिल हो जाते हैं और प्रयास करते हैं कि हम सत्ता में जब आएंगे तो फिर उसी ज़मीन पर गांव सभा के कब्जा करेंगे। अब अगर महाराज जी ने अपराधियों को क्या घर गिरवा दिया बुलडोजर से, तो मैं अगर किसी अवैध कब्जेदार को जनता के हितों को देखते हुए अगर हटवा दूं बुलडोजर। सर, कानून है ना, तो कानून से ही हटा है। कानून से हटा है। कानून से कि फतेह बहादुर जी के खिलाफ बोले, इसका जवाब तो ये देंगे आपको तहसील कर्मचारी और जिला प्रशासन। डॉक्यूमेंटेशन होगा, उनसे कहिए जिस ज़मीन पे वो बारात घर बना है उसको जांच करा लें। अगर वो गांव सभा की ज़मीन ना हो जिसको वो कब्जा किए थे ये गुंडे बदमाश माफिया, तो फिर मैं दोषी हो सकता हूं। और अगर वो गांव सभा है तो फिर राजनीति उनको नहीं करना चाहिए, उनको माफ़ी मांग के आपके चैनल से और राजनीति को संन्यास ले लेना चाहिए। एक सवाल आता है, 2017 के पहले जब महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, आपके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक समय हुआ करता, तो लोगों का कहना है कि आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसके बाद विकास कार्य ठप हो गया। महाराज जी आए, विकास कार्य चरम पर हुआ। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप वीर बहादुर जी के पुत्र हैं, सवाल आता है कि वीर बहादुर जी और योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की तुलना करें तो कौन बेहतर है? देखिए, वीर बहादुर सिंह का तो कोई विकल्प अभी तक धरती पर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा कुछ भी कार्य हो रहा है, महाराज जी ने बहुत काम किया है। लोग कहते हैं कि शून्य हो गया था विकास कार्य आपके पिताजी के आने के बाद, जाने के बाद। देखिए, वो लोग राजनीति के महापुरुष थे, देवता रूपी आए थे और बहुत क्षणिक समय में चले गए। लेकिन आज की जो राजनीतिक स्थिति है, उस समय के मुख्यमंत्री उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के जो दोनों राज्य था, एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अधिकार जो सरकारें होती थी, जिनकी भी होती थी, मुख्यमंत्रियों को पूरा अधिकार था कि वो निर्णय ले सके। जिस तरह से उनके ज़माने में जो कार्य हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि का ताला खुला, चाहे जो भी कार्य हुए, वो उनका स्वयं का निर्णय था, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता था। मतलब आपका कहना है कांग्रेस का निर्णय नहीं था, वीर बहादुर जी का? वो उनका व्यक्तिगत निर्णय। कांग्रेस ने छूट दिया था ना इतना? नहीं, छूट नहीं दिया था, उसी वजह से वो हटाए गए। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने शिकायत की कि मुस्लिम वर्ग के लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो वीर बहादुर सिंह का उत्तर प्रदेश में रहना उचित नहीं है।
उसी पर राजीव गांधी जी ने हटाया था उनको। तो एक हिंदू मानसिकता के वो थे और हिंदूवादी तो थे ही, क्योंकि हम लोग शुरू से ही, चूँकि हम लोग उसी वंश के हैं, भगवान राम के वंश के हैं, रघुवंश से हम लोग भी आते हैं, तो एक आस्था हम लोगों की भी है उसमें। तो सवाल यह था सर कि जब तुलना किया जाएगा योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों को और आपके पिताजी के विकास कार्यों को, तो सबसे बेहतर कौन है आपके हिसाब से? ये मैं नहीं बता सकता, ये तो जनता बताएगी। मैं तो योगी जी का शिष्य हूँ, जो वो करते हैं उनके साथ हूँ, और जो भी किए हैं उनके बाद अगर कोई काम हुआ है तो केवल योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मतलब आपके कहने का मतलब वीर बहादुर जी के बाद जो विकास कार्य रुका था, योगी जी के आने के बाद उन्होंने ही उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि रामगढ़ ताल उन्होंने शुरू किया था, चिड़ियाघर जो मैंने शिलान्यास किया था उसको उन्होंने पूरा कराया। हम सब रेडी हैं योगी जी के कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के ज़्यादातर सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। शायद अगर वो मुख्यमंत्री ना होते गोरखपुर से तो गोरखपुर का इतना बड़ा पैमाने पे विकास संभव नहीं था। तो इसलिए हम लोग तो तरसते थे कि कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश की नेतृत्व लेकर जाए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, और हम लोगों का सपना भी साकार हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी गोरखपुर आए थे, लाल टोपी मतलब खतरे का निशान, इस मतलब को आप समझा दीजिए, क्योंकि आप विधायक हैं। लाल टोपी मतलब खतरे का निशान, ये बयान कहाँ तक जायज़ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के किसी वक्तव्य पे मेरा टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। लाल टोपी अगर वो बयान देते हैं तो आपका बयान होगा ना, आप तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेरा अपना भी कुछ अस्तित्व है। तो बता, मैं किसी दायरे से बाहर जाके कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि टोपी की राजनीति सत्ता पाने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, जितने माफिया हैं, मैं जहाँ देख रहा हूँ, सब टोपी लगा करके पुलिस से बचने के लिए लाल टोपी लगा ले रहे हैं, थाने में जाके टहल रहे हैं। तो ये सब पार्टी की भी वो छवि अपने ख़राब कर रहे हैं, और अपनी तो खैर उनकी ख़राब है ही है, पहले से आपराधिक इतिहास है। मैं दावे से आज चैलेंज कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड निकालिए, थोड़ा इस पर अध्ययन करिए कि जितने ये लाल टोपी लगाने वाले हैं 98.9% इसमें अपराधी कहीं ना कहीं थाने के हिस्ट्री सीटर होंगे, या लकड़ी काटते होंगे, या किसी से अपराध में सम्मिलित होंगे। उससे बचने के लिए ये लोग लाल टोपी पहन करके सोच रहे हैं कि भविष्य में शायद कहीं हमारी तुक्का लग जाए राजनीति में। जो कहते हैं जुए का खेल है, हमारा जुआ कहीं ठीक। लाल टोपी वाले संजय निषाद तो आपके साथ है। वो लाल नहीं है, वो मरून टोपी है। अच्छा। हाँ, आप लोग अंतर कर दिए। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपको बता रहा हूँ। लाल और देखिए, जो कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, हम लोग कलर ब्लाइंड नहीं है, जांच कराए हैं। क्योंकि हम एक बार एनडीए का एग्ज़ाम देने गए थे तो मेरी जांच हुई थी कि कलर जो है ब्लाइंडनेस तो नहीं है, तो सीएमओ ने रिपोर्ट दिया कि नहीं ठीक है। तो जो लोग इस तरह की बात करें, संजय निषाद जी ने मरून कलर की टोपी पहनी है, जो लाल नहीं है, वो लाल से उसमें नहीं आते हैं। इसलिए उस मरून टोपी का हम सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से वो किसी एक समाज के दलित शोषित निषाद समाज का राजनीति करते हैं। हम उनके समर्थन हैं, उनके साथ हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा के वो निवासी हैं और मेरे व्यक्तिगत उनसे संबंध है। एक सवाल और आता है, निषाद बहुल है कैंपियरगंज, आपके जीतने का कारण क्या है? कौन सा मंत्र लेकर जनता के बीच में आप जाते हैं? मेरा कोई मंत्र नहीं है। मैं लगातार चुनाव जीतने के बाद चुनाव शुरू मान लेता हूँ। जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है मैं उसी दिन को चुनाव मान लेता हूँ कि आ गया 5 साल। तो लगातार जनता के बीच में अपनी उपस्थिति बनाता रहता हूँ। उससे एक जनता के मन में रहता है कि नहीं, चलिए जो लोग वोट पा करके गए, मान लीजिए दूसरे पे था, तीसरे पे था, उसका तो कहीं पता नहीं है। जिसको हमने एक समर्थन दिया वो मेरे सुख दुख में खड़ा है, तो निश्चित रूप से एक आस्था उनकी हमारे प्रति रहती है। और जो बड़े पैमाने पर कार्य हो जाते हैं, 24 घंटे कार्यालय पे गाड़ियां मेरी लगी रहती हैं। किसी का कोई घटना होती, गाड़ी लेकर के कार्यकर्ता पहुंच जाता है। तो इसलिए 24 घंटे की सेवा हम देते हैं जनता को। इसलिए जनता कोरोना काल में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी ने नहीं चर्चा की होगी, 1 साल पूरा मैं रात दिन चला हूँ, और मैं खुद कोरोना संक्रमित हो गया था। ज़रा उन विरोधियों से पूछिएगा तुम लोगों में कै लोग बिस्तर पे थे। वो लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए उस कोरोना काल में। तब जनता जब मर रही थी तब तो कोई नहीं दिखाई दिया। आज चुनाव 2 महीने हैं तो सब अपने डफली बजाने का काम शुरू कर दिए हैं। कोरोना में ऑक्सीजन से मौत हुआ था कि नहीं? मेरे यहाँ बहुत रेयर हुआ था, और उत्तर प्रदेश का था ना, कुछ मौतें हुई थी। जो गोरखपुर मुख्यमंत्री नहीं कहाँ मौत हुई ये जान लीजिए। अस्पताल में मौत नहीं हुई, घरों में जो लोग नहीं ले जा पाए अस्पताल तक, वहाँ ये घटनाएं हो गई।
अब ऑक्सीजन लेवल किसी का 70 पहुंच गया और अस्पताल नहीं गया तो निश्चित रूप से मौत होगी। वो तो हमारी ढिलाई नहीं है, ये उसके द्वारा कार्यकृत हो रहा है, तो उसकी गलती से हुआ। कुछ जगह मौत हुई, वो इसलिए हुई कि अस्पताल वो नहीं पहुंच पाए। अच्छा, आप विधायक हैं, आपको नहीं लगता महंगाई, अभी तो आप जाएंगे जनता के बीच में, आप लगातार कह रहे हैं मैं जिस दिन सर्टिफिकेट पाता हूँ उसके बाद जो है जनता के बीच जाने लगते, महंगाई है कि नहीं? सवाल यह है, महंगाई है कि नहीं और आपको खुद जूझना पड़ रहा है कि नहीं? मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, पूरा विश्व इस कोरोना काल के संकट को झेल रहा है और स्वाभाविक है थोड़ी बहुत महंगाई है, लेकिन वो इतनी भी नहीं है। डीजल पेट्रोल का दाम घट गया। 1.5 साल से राशन हम मुफ्त जनता को दे रहे हैं और अभी कल हम जा रहे हैं 8-10 गांव में, मैं खुद जाऊंगा। जो तेल मसाला राशन दुगना प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है, बंटने जा रहा है। गांव गरीब आदमी, जो गांव का गरीब है, उसको महंगाई की ऐसी मार नहीं पड़ रही है जो लोग चिल्ला रहे हैं। 1.5 साल से राशन मिल रहा तो महंगाई का उतना असर नहीं पड़ा, राशन उसको खरीदना नहीं। अरे कई गांव में मैंने देखा है कि जो राशन जब ज़्यादा हो जाता तो लोग दुकान पे बेच दे रहे हैं, ऐसी भी स्थिति हो रही है। बेरोजगारी दर आपके श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य खुद जो है विधानसभा में पटल पर कहते हैं कि बेरोजगारी दर दुगुना बढ़ा है, और एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं तमाम लोगों को रोजगार दे दिया। बेरोजगारी का जो चर्चा होती है ये पूरे विश्व की समस्या है। 4.5 लाख नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने अभी दिया है, सरकारी सूचीबद्ध सरकारी। तो वही तो सूची जारी करने को कह रहे हैं अखिलेश यादव जो 2 लाख तो सिपाही हैं उसमें, 1.5 से 2 लाख तो सिपाही हैं। वो तो आपको रिकॉर्ड ऑन नेट पे मिल जाएगा, किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो सूची मांग रहे हैं, मुझे लगता है उनको दवा कराना चाहिए। सूची तो ऑन नेट पे उपलब्ध है, जितनी नौकरी दी गई है, किसी से मांगने की। आउटसोर्सिंग से जो आप नौकरी दी है, मैं आउटसोर्सिंग की मैंने बात नहीं की अभी, आप 4.5 लाख सरकारी, मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल आता है ना, आप एक तरफ ये भी कहते हैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए, तो कह रहे हैं सूची जारी कर दें, अगर दिए हैं तो जारी कर दें। मुझे एक बात बताइए, मनरेगा के माध्यम से गांव में जो काम हो रहा है वो भी तो एक रोजगार है। वो तो पहले से था ना। नहीं, उसमें बढ़ा है ना, रेट बढ़ गया, मनरेगा मजदूर का रेट बढ़ गया, काम हो रहा है। और रोजगार फर्टिलाइज़र, अभी हम लोग जब जिस दिन उद्घाटन किए, मेरी जीएम से खुद बात हुई, मैंने कहा हमारे विधानसभा के नौजवानों को कैसे रोजगार दोगे आप, पहले ये बताओ। बोले साहब आप बताइए। हमने कहा आप लोग तो अपना लाओगे लिस्ट, तो उनका नहीं आप बताइएगा। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात से युवा आएंगे। नहीं, देखिए वो तो कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, जिनकी डिग्री स्पेशलाइज जगहों पर ही होती है, लेकिन अगर जो क्लास 4 तो क्लास 3 की आवश्यकता है तो हम लोग तो कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि बाहर के लोग उसमें काम करें। मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। फतेह बहादुर जी 2022 का चुनाव साम, अगर आप जीतते हैं 30 बार का कार्य बता दीजिए, कौन कौन सा कार्य छूट गया? कोई कार्य मेरे ख्याल से बड़े बड़े जो होने थे लगभग सब हो गए हैं। अब हमें गांव सभा वाइज, जिस प्रकार हमारे पिताजी हमने जो कार्य नौकरियां दी हैं, गांव सभा वाइज 2-2, 4-4, 5-5 लड़कों को सूचीबद्ध करके, और ईश्वर अगर साथ देगा मजबूती से, सरकार मजबूती से हमारी लग के चलेगी, संशय है नहीं, ईश्वर साथ देगा हमारे साथ। भाई मंत्री बनूं ना बनूं, विधायक ही रह जाऊं, दोनों बातें हैं ना। मंत्री और हाँ, इस बार कसक है कि नहीं कि आप मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला? देखिए कसक तो किसे नहीं होगी, सीनियर मोस्ट आदमी हूँ मैं, 30 साल हो गया विधानसभा में। मैं पूछा हूँ सवाल, मेरे जो पहली टर्म के लोग थे वो बन गए, लेकिन मुझे उससे तकलीफ कहाँ से सर चूक हो गई, खुल के बता दीजिए। आज चूक सामने है, चूक कहीं से नहीं हुई। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर एक ही ज़िले से मुख्यमंत्री हों और वहीं से किसी को फिर उसमें लिया जाए तो फिर दावा नहीं बनता। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हम मंत्री हैं ही हैं, हमें उसकी तक वो नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री मतलब फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर हाँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो अरे हम विधानसभा अध्यक्ष में चले जाएंगे, कौन ऐसी दिक्कत है। तो आप विजन को लेकर? मैं विधानसभा अध्यक्ष तो रह ही लिया। प्रोटेम स्पीकर, हाँ, कार्यवाहक अध्यक्ष होता है वो तो अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, तो उस पद पे भी रह लिया। मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत सम्मान दिया, हमारी सीनियरिटी का बहुत ध्यान रखा। देखिए मेरा जो सोच है आगे, मैं व्यक्तिगत आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हर गांव से 2-2, 4-4, 5-5 लड़कों को रोजगार सूचीबद्ध करके, जो गरीब हैं, जिनके पास घर है लेकिन घर की पुताई नहीं कर सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, खेती बाड़ी है लेकिन कर नहीं सकते, उनको सूचीबद्ध करके रोजगार देने का काम हर गाँव में हम करेंगे। और ये मेरा लक्ष्य है आने वाले 5 साल का। स्थितियां जो भी हों, लेकिन हम हर केन प्रकार नौकरी देने का काम करेंगे। और एक बड़ी फैक्ट्री
हमें ज़मीन नहीं मिल पाई, नहीं तो हम स्थापित करा दिए होते। हमने केंद्र में भी बात की है और माननीय मुख्यमंत्री से बात की। ज़मीन के अभाव में फैक्ट्री नहीं लग पाई। एक वो कार्य मेरा बचा हुआ, ये 2 कार्य हमारा प्रमुख लक्ष्य है आने वाले चुनाव के बाद। 22 में कितनी सीटें? 300 प्लस हो जाएंगी। हाँ, यही कह रहे हैं 3, अखिलेश जी कह रहे हैं 3 वो भी नहीं, 3 कांग्रेस। मैं अखिलेश जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं अहम में नहीं कह रहा हूँ, वो इटावा सफाई भूल जाएं, कंपेयरगन 320 में आ जाएं, पर्चा भर करके चुनाव लड़ लें। चुनौती दे रहे हैं अखिलेश ना, मैं दे रहा हूँ, आ करके पर्चा भर के चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा कितनी सीटें उनकी आनी है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। फतेह बहादुर जी, आपने गोरखपुर लाइव से बेबाकी से बात किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको।